जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सभी छात्रों से ये जो हिंदी का मॉडल पेपर मैं लेकर आ रहा हूँ या हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, अति महत्वपूर्ण। इसमें पद और गद्य दोनों तरीके के मैंने लिए हैं और उसमें व्याकरण के भी प्रश्न हैं, पेडागोजी के। पूरा 30 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर है और इसको आपको जैसे ही पूरा सेट लगाने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो जो छात्र न्यू है वो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए। जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है, हमारी क्लास है लाइव जो 8 बजे चलती है। और क्योंकि पेपर आने की वजह से मैंने इसे ऑफलाइन डालने की सोच रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। हिंदी का ये आपका 31 से लेके 39 तक आपका गद्यांश रहेगा। तो देखिए यहाँ से इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से आप इसके देंगे प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा मैं पढ़ता हूँ। कभी कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, गुजरात राजस्थान, गुजरात में नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से गढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले भी कम नहीं हैं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं, कुछ छोटी सी अंगूठी जैसी मिजराव से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजाते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में हुई हो, अनेक बाहर से भी आए हो। और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहीं से हैं, यहीं से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का एक और माध्यम वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी बीड़ा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी और सॉरी ये मिस्र होगा, मिस्त्री की जगह, संस्कृति में भी विद्यमान रहे हैं। तो देखो सीधे सीधी सी बात है, मैं आप सभी को बता दूं, वाद्य यंत्र के ऊपर पूछा है तो गद्यांश सरल होता है। इसको अच्छे से पढ़िए और शुरू करते हैं। तो पहला है, जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे कहीं और से आए हैं। उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर से। वे चीन और इंडोनेशिया से, वे भारत में ही जन्मे हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 31 का, उनमें से कुछ भारत और कुछ बाहर से आए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तबला, झांझ, बीड़ा, बांसुरी। तो ये 32 का आपको बताना है। तो याद रखिए, जो बीड़ा है ये तीनों चारों जगह हैं। तो ये जो संस्कृति में वैसे ही विद्यमान है जैसे भारत की संस्कृति में विद्यमान है। यहां से आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। तीसरा है, प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। चौथा है, भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं, जो कि असत्य है। ऐसा नहीं, हर राज्य का एक अपना है। चले, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है साहित्यिक ग्रंथ, वाद्य यंत्र, कलाकार, प्राचीन यंत्र। तो 34 का क्या हो जाएगा? वाद्य यंत्र, जो गद्यांश में दिया था। अगला है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ये विशेषण है, भारतीयों की विशेषता। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? भारतीय, शीघ्रता, विशाल, प्रचलित। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रच। देखो, लित पीछे से जुड़ के प्रत्यय बन गया, आगे से प्रा जुड़ के उपसर्ग बन गया। अगला है, वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में, सुमेरी संस्कृति में, पुराणों में, भारतीय सभ्यता में।
तो 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में। चले, तो अगला प्रश्न है, जन्म शब्द का समानार्थी है तो उत्पत्ति, उल्लेख, विद्यमान, प्रयुक्त। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा उत्पत्ति। तो देखिए बेटा, ये देख लीजिए, आप इस तरीके से ही पूछे जाएंगे। भूखंड शब्द से समास है कर्मधारय है द्वंद्व दुगु तत्पुरुष। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा भूखंड, ये क्या हो जाएगा आपका, तत्पुरुष आंसर हो जाएगा करेक्ट। चले, तो 50 से 45 आपका क्या है, कविता की पंक्तियां यानी कि पद्यांश है, इसको पढ़ना है। फिर यहाँ से तो देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं कि चमकीली है सुबह आज की आसमान में, निश्चित कल की सुबह और चमकीली होगी, बेचैनी की बाहों में कल फूल खिलेंगे, घुटन गमकती सांसों की आवाज़ सुनेगी, कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, फिर आशा अपने हाथों से अब कुसुम चुनेगी, चमकीली है आज चहकती हुई चांदनी, कल चंदा की किरण और चटकीली होगी, खुल जाएंगे अब सबके दिल के दरवाजे, आंखें अपनी आंखों को पहचान सकेंगी। तो ये गद्यांश था, यहाँ से आपको प्रश्न के आंसर देना है। तो देखिए, यहाँ से पहला प्रश्न है कि काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय है। पहला है अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। दूसरा है सूर्य की किरणों से चमकती हुई, सफ़ेद कोहरे से चमकती हुई सुबह, प्रातः काल का समय। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। इसको पढ़ेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। अगला है कवि को विश्वास है कि सुबह का समय सदा सुहाना होता है, कल की सुबह आज से अच्छी होगी, सुबह का सूर्य कष्ट दूर करता है। चौथा है आज की सुबह सबसे अच्छी होगी। तो 41 का आंसर होगा कल की सुबह आज से अच्छी होगी, जो गद्यांश में कहा गया था। अगला है कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी, डैश से तात्पर्य है दुख की अनुभूति खत्म होगी। दूसरा है पुरानी डाल टूट जाएगी। तीसरा है निराशा दूर होगी। चौथा है मन का दुख दूर होगा। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, निराशा दूर होगी, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है चांदनी का विशेषण है तो चटकीली, तड़पती, गमकती, महकती। तो आंसर क्या हो जाएगा, चांदनी का विशेषण क्या हो जाएगा, चटकीली। दिल के दरवाजे खुल जाएंगे, क्या अर्थ है, आपस में बातें करेंगे, दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। अगला है कोई बात छिपी नहीं होगी। चौथा है हृदय से हृदय मिलेंगे। तो 44 का आंसर दिलों में सबके प्रति मित्रता होगी। कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल, प्रसून, पुष्प, सुमन। तो 45 का आंसर हो जाएगा कमल। तो देखिए, ये पर्यायवाची वगैरह जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, इस तरीके के प्रश्न देख के जाइए। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं, सीधा सीधा मैं आंसर देना शुरू कर रहा हूँ। तो 46 का आंसर हो जाएगा भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। अगला है संस्कृति की दूसरी मंजिल है। तो यहाँ से आंसर जो 47 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी चिंतन के मूल्यों का संरक्षक, संगीत कला आदि का संरक्षक, परंपरा और रूढ़ि का आश्रय स्थल। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझना। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा सभी का 48 का सी। तो 49 प्रश्न है आपका, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बात में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यह संभवतः डैश से ग्रस्त है। तो 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा
डिसलेक्सिया से, पठन विकार संबंधित डिसलेक्सिया, और गणित संबंधित डिसकैलकुलिया। पूरी पाठ्य चर्चा में डैश डैश भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण। कह रहे हैं कि बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहां से आपको 51 का बता दूं आंसर। बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। तो 51 का जो आंसर यहाँ से हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण की को पुष्टि करता है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा यहां से, घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो 53 क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है, ये आपको बताना है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर। तो आंसर यहां से हो जाएगा ए। अगला है कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में करता है। तो यहां से ABC में से बताना है। तो 54 का आंसर हो जाएगा समृद्धि भाषा परिवेश पर। अगला है वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं है। सॉरी, तो यहां से इसमें से बताना है ABCD में से 55 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो पहला क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। दूसरा है इनमें पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें अंकन की कोई सुनिश्चितता मापदंड नहीं है। तो परीक्षा प्रणाली के दोष। तो इनमें से क्या हो जाएंगे, सभी। 56 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक है, साध्य है, साधन है, एकमात्र साधन है, इनमें से कोई नहीं। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक एक क्या है, साधन है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो ABCD में से आपको बताना है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, उपलब्धि परीक्षण से। आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो 58 का क्या हो जाएगा, किसी भाषा विशेष का साहित्य हो जाएगा आपका डी। 59 है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि। तो 59 का जो आंसर हो जाएगा, बच्चों ने कितना सीखा है। तो सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है, निम्न में कौन पठन का प्रकार नहीं है। तो सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, ध्रुत पठन। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा, अर्थ पठन। तो बेटा ये थे 30 क्वेश्चन हिंदी मॉडल पेपर। आपको अपने क्वेश्चन की तैयारी करके ये बताना है 30 में से आपके कितने हैं। तो शाम को 8 बजे आपकी होगी पहली क्लास बाल विकास, दूसरी होगी EBS। बाल विकास में बता दूं, पियाजे बाइगोत्स्की कोलबर्ग के ऊपर प्रश्न बनेंगे। तो सभी लोग जुड़ना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।